आदाब, नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर को हमारी सोसाइटी में ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है। लोग बहुत इज्जत से इस चीज़ को मानते हैं कि धरती पर डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप है, क्योंकि डॉक्टर ही इंसानों की जान बचाता है। किसी भी हालत में हो, इंसान मरीज हो, एक्सीडेंटल परेशानी हो, तो डॉक्टर ही हर जगह काम आता है। लेकिन दोस्तों, अगर डॉक्टर ही किसी की जान लेने पे आ जाए, कोई सोच सकता है कि क्या डॉक्टर भी ऐसा करता है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही सच्ची घटना आज आप लोग के सामने मैं लेकर आया हूँ, जिसमें डॉक्टर ने अपनी पत्नी की हत्या की और शरीर के 300 टुकड़े किए। सुनने में कितना अजीब है, कितना दर्दनाक है, लेकिन ये सच है। और ये सच्ची घटना है उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा का एक शहर है, राजधानी तो नहीं, शहर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में एक जगह है न्यायपल्ली इलाका। वहाँ पे एक रिटायर्ड डॉक्टर थे, आर्मी में उनकी ड्यूटी थी, लेफ्टिनेंट कर्नल थे आर्मी में, और डॉक्टर भी थे और सर्जन थे। तो वो रिटायर के बाद वहीं भुवनेश्वर में अपनी खुद की क्लिनिक चलाते थे और उनका नाम था सोमनाथ परिदा। सोमनाथ परिदा नाम था उनका, और उनकी पत्नी थी उषा श्री। ये सोमनाथ 1970 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किए थे एज ए डॉक्टर सर्जन, और 92 तक इन्होंने आर्मी में सर्विसेज दी और 92 के बाद ये रिटायर हो गए। और रिटायर होने के बाद इन्होंने कुछ दिन WHO में काम किया। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है जो हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है। उसमें इन्होंने कुछ दिन सर्विसेज दी। उसके बाद परमानेंटली वो वहीं पे न्यायपल्ली में भुवनेश्वर में एक क्लिनिक खोला इन्होंने, और वहीं पे रहने लगे और क्लिनिक चलाने लगे। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा डॉक्टर बना था, पढ़ाई किया डॉक्टर की, और अमेरिका में सेटल्ड हो गया, वहीं रहने लगा। और बेटी कहीं दुबई में जॉब कर रही थी, वो भी वहीं सेटल्ड थी। ये सोमनाथ और उनकी पत्नी उषा श्री, ये दोनों एक बंगले में रहते थे, इनका बंगला था, और वहीं पे ये क्लिनिक चलाते थे और वहीं पे जिंदगी बिताने लगे। सोमनाथ जी बहुत कड़क स्वभाव के थे। एक तो आर्मी बैकग्राउंड, आर्मी के लोग वैसे ही कानून के सख्त होते हैं, नेचर भी उनका सख्त हो जाता है। लेकिन सोमनाथ जी कुछ ज़्यादा ही सख्त थे। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे और लोगों से बहुत कम इंटरेक्ट करते थे। उनकी पत्नी वो स्वभाव की थोड़ा नरम थी, वो लोगों से इंटरेक्ट करती थी, बातचीत करती थी। सोमनाथ जी थोड़ा सा कड़क थे, बच्चों से भी बहुत ही सख्ती से वो पेश आते थे, इसलिए बच्चे उनसे कम बात करते थे। और बच्चे चूंकि बाहर रहते थे तो वो फ़ोन पे कभी कभी माँ से बात कर लिया करते थे, और सोमनाथ जी से उतना बात नहीं करते थे बच्चे। और यहाँ तक कि रिश्तेदार जो इनके थे वो भी सोमनाथ जी की वजह से घर कम आते थे, क्योंकि उनका रवैया थोड़ा कड़क था, तो दूर ही रहते थे लोग। इनके घर लोगों का आना जाना भी कम था और ऐसे रहते थे। यहाँ तक कि लोग, जो आसपास के लोग थे, उस बंगले को भूतिया बंगला भी बोलते थे, क्योंकि वहाँ कम लोगों का आना जाना रहता था। यही 2 लोग मियाँ बीबी रहते थे। और सोमनाथ जी रूटीन के बड़े पक्के थे। एक तो आर्मी बैकग्राउंड, 6 बजे शाम को सो जाते थे और सुबह भोर में 3 बजे उठते थे। ये उनका रूटीन था डेली का, और ऐसे जिंदगी कट रही थी। एक दिन बेटा उनका US से, अमेरिका से फ़ोन कर रहा था। ये बात है 2013 की, 2013 आ गया था। और बेटा एक दिन कॉल कर रहा था माँ को, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ दिन टाइम बीता, फिर दोबारा उसने कॉल किया, फ़ोन फिर स्विच ऑफ। वो परेशान होने लगा। उसके बाद फिर एक बार लगाया होगा, स्विच ऑफ ही कंटिन्यू आ रहा है। फिर अगले दिन सुबह वो उठा, फिर ट्राई करने लगा, स्विच ऑफ बताने लगा फ़ोन। अब वो परेशान कि माँ का फ़ोन कभी ऐसा स्विच ऑफ आता नहीं है, एक तो हफ्ते में 2-3 बार वो कॉल ही करता है। अब उसको घबराहट होने लगी, परेशान हो गया। फिर उसने फादर को कॉल किया, सोमनाथ जी को, जबकि उनसे कम ही बात होती थी उनकी। उसने पूछा कि मम्मी कहाँ है? तो सोमनाथ जी ने कहा कि मम्मी तुम्हारी यहाँ नहीं है, और दुबई गई हैं बेटी के पास, तुम्हारी बहन के पास। उन्होंने
ऐसे बोल के फ़ोन रख दिया। थोड़ा गर्म कड़क रवैया था। वो परेशान हुआ कि अगर मम्मी जाती दुबई तो मुझे बताती। वो परेशान हुआ। उसके बाद उसने अपने वहीं शहर में भुवनेश्वर में उसके मामा रहते थे, रंजन नाम था उनका, उनको फ़ोन करता है और कहता है मामा जी मैंने ऐसे फ़ोन किया था, मम्मी का स्विच ऑफ आ रहा है एक दिन से और पापा को लगाया तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि वो दुबई गई हैं, लेकिन मेरा जी घबरा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो जाती तो मुझे ज़रूर बताती और आप ज़रा जाके घर पे देखिए। फिर रंजन जी और एक अपनी बहन दूसरी बहन को साथ में लेते हैं और जाते हैं और उस बंगले पे जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं बाहर से और जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता अंदर से। ये परेशान होते हैं, फिर खटखटाने लगते हैं। ऐसे खटखटाते कुछ देर हो जाती है लेकिन कोई रिप्लाई या रिस्पॉन्स कुछ अंदर से आता नहीं। कुछ देर के बाद सोमनाथ जी ने दरवाज़ा तो नहीं खोला, एक खिड़की खोली और उस खिड़की से, जबकि उनके वो रंजन जी साले थे, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने ये पूछा क्यों आए हो यहाँ पे, क्या काम है। तो रंजन जी ने कहा कि अपनी बहन के बारे में पूछा कि वो कहाँ है और वो अमेरिका से कॉल कर रहा है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ है वो। रंजन जी ने कहा कि वो दुबई गई। अच्छा, दुबई जब वो बात बेटे से उन्होंने बोली थी तो उसने बहन को कॉल किया था दुबई में। लड़के ने बोला कि मम्मी वहाँ आई है, तो बोला नहीं मम्मी तो यहाँ नहीं आई और मैं भी परेशान हूँ, एक दिन से मैं भी कॉल कर रही हूँ, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब उसने मामा को फ़ोन किया था और भेजा था कि ये दिक्कत है। तो जब इन्होंने कहा कि वो दुबई गई हैं तो इन्होंने कहा कि नहीं वहाँ नहीं गई, आप झूठ बोल रहे हो, आप बताओ सच क्या है। तो उन्होंने डांटा रंजन को, अपने साले को, सोमनाथ जी ने, और भगा दिया कि यहाँ से जाओ। अब ये परेशान होते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन शक बढ़ता जाता है। लेकिन फिर रंजन जी एक बार जाते हैं, झांकते हैं एक दूसरी खिड़की से, तो उनको गंध आती है, बदबू कुछ आती है एक अलग तरह की। तो उनको शक होता है और थोड़ा सा असमंजस होता, परेशान होते हैं। फिर वो अपनी बहन को लेते हैं और जाते हैं पुलिस स्टेशन, न्यायपल्ली क्षेत्र का जो पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ जाते हैं और सारी बात बताते हैं। फिर पुलिस इनको साथ में लेके आती है और पुलिस आती है तो फिर दरवाज़ा खटखटाती है। लेकिन सोमनाथ जी का रवैया देखिए, पुलिस के आने पे भी वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। उसके बाद पुलिस तो पुलिस है, उसने सख्ती की, दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गए और ढूंढने लगे कि क्या गंध कहाँ से आ रही है, लेकिन कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सोमनाथ जी आराम से सोफे पे बैठे हैं कुर्सी से, जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। पुलिस ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते उस कमरे में गई जिस कमरे से गंध ज़्यादा आ रही थी। वहाँ गए तो 2 संदूक पड़े थे। अक्सर मिलिट्री वाले, आर्मी वाले 2 संदूक, बड़ी पेटियां लेके चलते हैं सामान वगैरह रखने के लिए, वही पेटियां दोनों थीं। और उन पेटियों को जब खोला गया तो सबके होश उड़ गए। उसमें 22 टिफिन मिली, दोनों बक्से मिला के। उन टिफिन को जब ओपन किया गया तो उसमें इंसानी मांस के टुकड़े मिले। पुलिस हैरान। अब उसने सारे टिफिन को खोला तो सब में मांस के टुकड़े। उसके बाद सारे टिफिन के मांस को पुलिस इकट्ठा करती है और फॉरेंसिक को बुलाती है और उन मांस को लेके फॉरेंसिक भेजती है कि इसको जांच करिए क्या है क्या नहीं, वो भेज देती है। फिर पुलिस सोमनाथ जी से पूछती है कि क्या है मामला, ये किसके मांस के टुकड़े हैं, ये आपकी वाइफ के ही हैं, ऐसे कहती है पुलिस। सख्ती करती है थोड़ा तो फिर बताते हैं, लेकिन बताते क्या है, वो एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये मेरी वाइफ ही है और इसको, ये साईं की भक्त थी और एक दिन ऐसे परेशान हो गई साईं को याद करते करते और इसने अपना सर पटकना शुरू कर दिया। और सर पटकना जब शुरू कर दिया तो पटकते पटकते ये बदहवास हो गई और मर गई। फिर मैंने सोचा कि इसका क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार मुझे श्री साईं के यहाँ करना है, उनके स्थान पे, तो मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा। तो मैंने इसके बॉडी को काटा और सोचा कुछ ही टुकड़े अगर वहाँ पहुँचा दूंगा तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन पुलिस को शक होता है कि ये तो कहानी है, उसको यकीन नहीं होता। वो पकड़ती है, इनको लेके पुलिस स्टेशन जाती है और इनसे सख्ती करती है। और उधर फॉरेंसिक से पुलिस को रिपोर्ट आती है कि ये मांस इंसान के तो हैं लेकिन इंसानी यहाँ सर नहीं है, बाकी हर चीज़ है। अब पुलिस की हालत खराब कि सर कहाँ है। फिर उनसे पूछती है, सोमनाथ जी से सख्ती करती है कि सर कहाँ है। तो बताते हैं कि घर में एक टेबल पे है। तो पुलिस जाती है तो घर में एक टेबल होता है, उसके बीचों बीच में सर को सजा के इन्होंने रखा होता है। और जो बताते हैं बात, उससे लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं मैं रोज उस सर से बात करता हूँ, उससे डेली हमारी बातें होती हैं, इसलिए उसको मैंने सजा के रखा है।
पुलिस उसको कलेक्ट करती है और फॉरेंसिक के लिए भेजती है। फिर इनसे सख्ती करती है कि सच बताइए क्या माजरा है। फिर ये पुलिस जब सख्ती करती है तब ये सच पे आते हैं, फिर बताना शुरू करते हैं कि इनका उसी क्लिनिक पे किसी महिला कर्मचारी से इनका अफेयर हो जाता है और इनकी पत्नी इसी बात को लेके डेली इनसे झगड़ा करती हैं। और उस दिन भी झगड़ा होते होते बात ज़्यादा आगे बढ़ गई और सोमनाथ जी ज़्यादा गुस्से में आ गए। फिर सोमनाथ जी ने गुस्से में एक स्टील की टॉर्च रहती है उनके हाथ में, उससे उनके सर पे मार देते हैं पत्नी की, और वो गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। फिर उसका गला दबा देते हैं और गला दबाने के बाद फिर सोचते हैं बॉडी को कहाँ ले जाएं। तो चूंकि वो सर्जन भी थे तो वो जो सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं वो लाते हैं और उससे शरीर के 300 टुकड़े करते हैं। और 300 टुकड़े करने के बाद सोचते हैं कहाँ रखें। फिर ये जाते हैं एक टिफ़िन लेके आते हैं, एक टिफ़िन खरीद के लाते हैं, उसमें कुछ मांस के टुकड़े रखते हैं। फिर सोचते हैं अब क्या करें। ऐसे ऐसे वो 22 टिफ़िन के बॉक्स खरीद कर लाते हैं और उसमें सारे मांस के टुकड़े भर देते हैं और जो संदूक उनका बॉक्स होता है उसमें दोनों में डिवाइड करके रख देते हैं। ये बताते हैं वो कहानी। सोचने वाली बात है कि एक शख्स जो आर्मी में था, आर्मी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, रूल, कानून ये सब बताया जाता है और कानून फॉलो करने के लिए बताया जाता है। बहुत ही डिसिप्लिन वो इंसान रहता है जो आर्मी में जॉब किया रहता है या आर्मी बैकग्राउंड का रहता है। वो इंसान इतना इम्पेशेंट हो गया कि बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी वाइफ को ही इतनी बेरहमी से हत्या की और टुकड़े किए शरीर के। सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा बेरहम इंसान कैसे हो सकता है। और उन्होंने किया, उनका रवैया जो कड़क था वो कहीं ना कहीं उनके इस स्वभाव में भागीदार बना, ये काम करने में भागीदार बना। सख्ती की वजह से वो किसी की सुनते नहीं थे, किसी की बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन पत्नी तो जीवन साथी थी, जिंदगी के कितने साल इनके साथ बिताई थी, लेकिन इनको जरा सा रहम नहीं आया और अपने कृत्य को छुपाने के लिए, गलत काम को छुपाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए इन्होंने उस पर हमला किया। और हमला करने के बाद कहाँ तक वो चले गए, हत्या की। हाला जब उन्होंने हमला किया था वहीं पे अगर रुक जाते तो बेहोश हुई थी, हो सकता उनकी जान बच जाती। लेकिन इनका गुस्सा, इनका रवैया इनको अपराधी बनाने पे मजबूर कर दिया और इनको कितना आगे लेके चला गया। और ये पकड़े गए, इनसे सारी चीज़ पूछताछ हुई, जो भी चीज़ें थीं वो बरामद की गई। फिर इन पुलिस ने पूछताछ सही से और की और इनको कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने इनको जेल भेजा। और फिर केस चालू हुई, ट्रायल चालू हुआ। चलते चलते 2013 की ये घटना थी, 2020 आया, 7 साल बाद कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आज वो 80-81 वर्ष के हैं, लेकिन अब जब बुढ़ापा आराम से गुजारना था, घर पे आराम करना था, तब अब उनका बुढ़ापा जेल में गुजरेगा। और सिर्फ उनके रवैये की वजह से, कड़क रवैया, उनका स्वभाव। सिर्फ एक पत्नी ही थी जो इनके रवैयों को बर्दाश्त करती थी और इनके साथ रहती थी, लेकिन इन्हें वो भी गवारा नहीं था। किसी और से इनका अफेयर, इनका गलत काम इन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बच्चे तो दूर पहले से ही थे इनके रवैये की वजह से। आज बच्चे कहाँ हो गए, बच्चों ने आके बाद में गवाहियाँ भी दी इनके सारे, और भी जो इनके सख्ती, कड़क स्वभाव का जो भी प्रमाण था वो बच्चों ने कोर्ट में बताया। उससे और भी केस मजबूत हुआ, जिससे इन्हें सज़ा मिली और आज वो जेल में है क्योंकि उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई है।